ये शानी ने लिखी है कहानी। अब कहानी शुरू होती है, वहाँ पहुँचते ही मुझे लगा कि आना गलत था। मतलब एक आदमी कहीं पहुँचता है, उसे वहाँ जाके लगता है कि आना गलत था, बिल्कुल गलत। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लौटना मुश्किल था। मतलब बहुत देर हो गई थी और लौटना, वापस जा नहीं सकता था। मैं क्या करता सिवाय इसके चुपचाप उस दृश्य का हिस्सा बन जाऊँ। जो भीड़ में दृश्य चल रहा था वो इसका हिस्सा बन जाना चाहता है। क्या हो गया कहता हुआ मैं इसमें शामिल हो गया, और बाहर से क्या हो गया कहते हुए अंदर भीड़ में चला जाता है। एक 10-12 साल का छोकरा पिट रहा था। 10-12 साल के लड़के को कोई पीट रहे, लात घूसों थप्पड़ों से, और आसपास खड़े 7-8 लोग तमाशा देख रहे थे। आसपास 7-8 लोग खड़े थे जो तमाशा देख रहे थे। नहीं, उस दृश्य में शामिल होते ही मुझे लगा तमाशा तो घरों के लोग देख रहे थे। मतलब कुछ घरे थे वहाँ पर, घरों के लोग तमाशा देख रहे थे। वे 7-8 लोग तो अपनी अपनी जवानों से भी उस छोकरे को पीटने में लगे थे। मतलब कुछ लोग उसकी पिटाई कर रहे थे और वो उसको ताना दे रहे थे। जो 7-8 लोग खड़े थे जो पीट रहे थे, वो उसको गाली गलौज सब दे रहे थे। मतलब बातों से भी पीट रहे थे उसे। क्या हो गया, मैंने बोला क्या हो गया भाई। आखिर मैंने त्रिपाठी को मारते हुए हाथ को पकड़ लिया। उसने त्रिपाठी जब उसे मार रहा था, त्रिपाठी के हाथ को पकड़कर उसने पूछा क्या हो गया। अब दृश्य बदल गया था और लोग पास पास सिमट आए थे। मतलब जैसे उसने ये कहा तो जो सीन था पूरा चेंज हो गया। लोग पास पास आ गए। चोरी, किसी ने कहा साला चोरी कर रहा था। और क्या, मतलब भीड़ में से ही आवाज़ आई कि चोरी कर रहा था। मैंने त्रिपाठी को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा तमतमा रहा था। नथुने फूल गए थे, नाक फुला रखी थी उसने, सिर के सारे बाल पेशानी पर आ गए थे, मतलब माथे पर आ गए थे बिखर करके। और झूमा झटकी या मार पीट में उसका गिरेबान फट चुका था। और छीना जो जैसे हाथापाई में उसका गले का गिरेबान फट चुका था। तो उसकी ऐसी हालत थी त्रिपाठी की। साले ने आज सारा घर ही कोल दिया था। मतलब सारे घर को ढूंढ मारा, सब पूरा घर बखेर दिया, त्रिपाठी जी कह रहे हैं। कहकर त्रिपाठी ने छोकरे को फिर एक घूसा जड़ दिया। इतना बोलते बोलते उसने लड़के के ऊपर एक घूसा मारा जोर से, और घूसा इतनी जोर से मारा कि लड़का औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और सुअर की तरह चिल्लाने लगा। मैंने चोरी नहीं की साहब। वो चिल्ला रहा, पड़े पड़े चिल्ला रहा है, मैंने चोरी नहीं की साहब। छोकरे ने मेरी ओर देखकर गुहार लगाई। मतलब मैं उसकी शायद से लग रहा था शायद वो मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, तो इसीलिए उसने मेरे को देखकर कहा साहब मैंने चोरी नहीं की। उसका आधा चेहरा धूल में सन गया था और निचले होठ से खून बह रहा था। वह बिलखने लगा और वो रो रहा था। अल्लाह कसम मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। कह रहा मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह कसम कुछ भी नहीं किया। इतने में त्रिपाठी जी कहते हैं हरामजादे। त्रिपाठी जी ने इसको बाँह पकड़ कर उठाया और कहा हरामजादे, और दोबारा एक थप्पड़ मार दिया। एक झापड़ रसीद करने वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। दोबारा थप्पड़ मारने वाला था त्रिपाठी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े आराम से बोला, नरमी से बोला, रुको त्रिपाठी मारो मत, आखिर समझने तो दो हुआ क्या। पहले ये तो समझने दो हुआ क्या है। अरे साहब होगा क्या, घेरे में से किसी ने कहा। अब भीड़ में से किसी एक आदमी ने कहा साहब क्या हो सकता है, देख तो रहे हो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। वो तो किस्मत अच्छी थी, वरना चोरी करके भाग गया होता। त्रिपाठी जी और लगाइए साले को। भीड़ में से किसी ने आवाज़ दी कि इसको और मारो। सुअर के बच्चे ने सारे मोहल्ले को तंग कर रखा है, आए दिन चोरी आए दिन हंगामा। नेक मशवरा देने वाले सज्जन की ओर देखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। जो ये बोल रहा था मैंने उसकी ओर देखना सही नहीं समझा। मैं देख कर करूँ क्या। सीधे छोकरे को संबोधित कर मैंने जोर से टपटते हुए कहा। मैंने उस लड़के को डांटते हुए पूछा, क्यों बे चोरी कर रहा था। छोकरे ने जोर से बिलखना शुरू कर दिया और सफाई देने लगा। अब उसको लगा कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, तो उसको मुझे सफाई देने लगा। वैसे भी मेरे वहाँ पहुँचते ही सीधे उस मुझे मुखातिब करना शुरू कर दिया था, शायद यह समझकर कि सारी भीड़ एक है और वह हमदर्दी मुझी से मिल सकती है। उसे लगा मैं ही उसे छुड़वा सकता हूँ, इसीलिए उसने मुझे कहा। वह एक ही रट लगाए हुए था, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस हरामी से पूछो, त्रिपाठी ने मुझसे कहा, इस हरामी से पूछो अगर ये चोर नहीं है तो सूने घर में घुसा यह क्या कर रहा था। एक सूने घर में घुसकर क्या कर रहा था, खाली घर में पीछे की दीवार फांद कर क्यों गया था। उस घर में पीछे की दीवार फांद कर क्यों गया था। गुसल खाने के पास था। छोकरे ने कहा मैं नहाने गया था। कहा मैं गुसल खाने के पास नहाने के लिए गया था। वहाँ पर नहाने के लिए सूने घर की दीवार फांदी जाती है। कोई नहाने के लिए किसी घर में घुसेगा, और वह भी दूसरे के घर की। कई लोग हंसने लगे। सो ये बोलकर कई लोगों की हंसी छूट गई। देखा कितना चालबाज है, किसी ने कहा। अब त्रिपाठी जी कहते ये अंगूठी आज चली गई होती, वो तो 5 मिनट की भी देर हो गई होती तो साले ने अंगूठी तो मार ही दी थी और सारा घर भी खोल दिया था। वो कह रहा है अगर मैं 5 मिनट ना पहुंचता, 5 मिनट लेट हो जाता, तो ये मेरी अंगूठी भी ले जाता और घर का सामान भी लेके फरार हो जाता। किस्सा सिर्फ इतना था कि त्रिपाठी के एक मित्र
पड़ोसी और सहकर्मी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने कश्मीर गए हुए थे। और जिस घर में घुसा था वो त्रिपाठी के पड़ोसी का घर था। अब पड़ोसी कश्मीर गए हुए थे और त्रिपाठी जी को चूंकि टीटी नगर में दिन दहाड़े चोरियां और आम बात थी, तो लिहाजा एहतियातन उन्होंने घर की चाबियां त्रिपाठी जी को सौंप दी थी। तो त्रिपाठी जी के पड़ोसी जब कश्मीर गए तो अपनी घर की चाबियां उन्हें देकर चले गए ताकि उसके घर का ध्यान रखें, इस आग्रह के साथ कि वे घर की देखरेख करते रहें और हो सके तो रात को वहीं सो जाए। खाली घर नहीं रहना चाहिए, उसको रात में कोई ना कोई सो जाए। शर्मा हुजूरी में त्रिपाठी ने वह जिम्मा ओढ़ लिया। अब शर्म के मारे उसने ले लिया कि मैं मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पड़ोस की बात है, तो उसने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और पिछली रात वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पहली बार वहाँ सोया था, मतलब अपने घर को छोड़कर वो दूसरे के घर में सोया था। और पिछली रात वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पहली बार वहाँ सोया था। सुबह घर लौटने के बाद शेव करते वक्त सहसा ध्यान आया कि अपनी सोने की अंगूठी तो वह वहीं भूल आया है। अब उसकी आदत थी कि रात को सोते टाइम अपने सोने की अंगूठी निकाल के स्टूल पे रखता था और सो जाता था। अब वो पड़ोसी के घर सोने गया था तो रात को उसने अंगूठी उतारी, लेकिन सुबह लेना भूल गया। तो अचानक उसे याद आया मेरी सोने की अंगूठी वहीं रह गई है। तो गर्मियों का जमाना था, वह सहन में चारपाई डालकर सोया था, आंगन में चारपाई डालकर सोया था और आदतन उसने अंगूठी उतारकर बगल के स्टूल पर रख दी है, उसकी आदत थी। और सोचा लौट कर अंगूठी उठा लाऊं वरना रह जाएगी। अब वो शेव करते वक्त उसे ध्यान आया तो सोचा कि पहले मैं अपनी अंगूठी ले आऊँ, नहीं तो वहीं रह जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचकर जो देखा तो होश उड़ गए। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो हैरान रह गया, अंगूठी स्टूल से गायब थी। अंगूठी स्टूल के ऊपर नहीं थी, वह नीचे पड़ी हुई थी और एक छोकरा त्रिपाठी को देखकर गुसलखाने के पीछे दुबक रहा था। मतलब अंगूठी स्टूल पर नहीं थी, नीचे गिरी हुई थी और उसको देखकर एक लड़का गुसलखाने के पीछे छुप रहा था। क्यों? अब मैंने भी छोकरे को पकड़ लिया। अब ये त्रिपाठी की बात सुनकर मैंने भी छोकरे को पकड़ा और डबडबती हुई आवाज़ में कहा, बुलाऊं पुलिस को? दो एक हाथ मैं भी। अब मैंने उसको लड़के को पकड़ के कहा, मैं पुलिस को बुलाऊं या मैं भी एक दो थप्पड़ लगाऊं? हरामखोर कहीं का, याद रखना ऐसी आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो हड्डी पसली बराबर हो जाएगी, भाग यहाँ से, चल फुट। और उसको डांट कर उसने कहा चल भाग जाए यहाँ से, और उस लड़के को उसने वहाँ से भगा दिया। अपने को छुड़ाकर जब वह छोकरा बकटुट भाग निकला तो सहसा मुझे लगा कि सबकी जलती हुई आंखों का केंद्र मैं बना हुआ हूँ। जब मैंने उसे भगाया तो सब वो मुझे घूरने लगे थे वहाँ पर। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की भी कोशिश की। अब एक भीड़ में से एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मछली की तरह हाथों से फिसल गया था। 1 मिनट के अंदर ये जा वो जा, और 1 ही मिनट के अंदर वहाँ से वो गायब हो गया। भाई यह तो बड़ी ज्यादती है, किसी ने तिल मिलाए हुए शर्मा कहा। भीड़ में से किसी ने कहा ये तो गलत बात है, मोहल्ले में चोरियां होती रहे, हम लोग इन्हें सह दिए जाए। हमारे मोहल्ले में चोरियां होती है और हम ही लोग इनको शह देते हैं। तो उसको ताना दे रहे हैं लेखक को। यह सरकारी कर्मचारियों का बरमन था। मतलब एक मोहल्ला था जहाँ पर सारे सरकारी कर्मचारी रहते थे, बनियान और पट्टीदार पजामे में। मतलब सरकारी कर्मचारियों का एक बरमन था वो, और बनियान और पट्टीदार पजामा पहना हुआ था। वो ये कह रहा था, आवेश में वह कह रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले दिनों मेरी छत से सारी लकड़ियाँ इसी लौंडे ने पार की है। और उसने आके भीड़ में से एक आदमी ने आके कहा कि पिछले हफ्ते मेरी जो छत पे जितनी लकड़ियाँ पड़ी थी ना, इसी लड़के ने पार की हैं, सर इसने चोरी की हैं। सोचते हैं जाने दो, बच्चा है गरीब है, हम तो कुछ कहते नहीं, यही सोच के छोड़ देते, बच्चा है गरीब है। अरे बच्चा नहीं उस्ताद है, इतने में किसी और ने कहा वो बच्चा नहीं है, बहुत उस्ताद है। महकमे मछलियात के भट्ट ने प्रतिवाद किया। भट्ट ने ये कहा, भट्ट ने एक रद्दा कसा, जो आपके भी कान काट दे वह बच्चा कैसे हुआ? कह रहा जो व्यक्ति आपके कान काट दे वो बच्चा नहीं हो सकता। कुछ लोग हंसने लगे। आमा हंसी की बात नहीं, भट्ट ने संभलते हुए कहा, छोकरे की उम्र देखो और उसकी हरकतें देखो। उसकी उम्र तो कम है लेकिन उसकी हरकतें देखो। मैंने खुद अपने गार्डन का बल्ब चुराते उसे कई बार देखा है। वो मेरे गार्डन का बल्ब चुराते हुए कई बार मैंने उसको देखा है। मैं बताता हूँ। अब इतने में से एक और आवाज़ आई, मैं बताता हूँ। एक आगे बढ़कर चौधरी बोला। चौधरी आगे बढ़कर बोला, गया इतवार को हम पिक्चर था फैमिली के साथ, मैटनी शो। तारपोरे लौट कर देखा तो पिच्छू का आंगन से वाइफ का साड़ी गायब। वहाँ एक लोटा पड़ा था, साला वो भी ले गया। वो पीछे चौधरी बोलता है कि पिछले इतवार को हम पिक्चर गए थे, रात को मैटनी शो देखने, लेट नाइट शो देखने गए थे, और जब हम वहाँ पिक्चर देख के वापस लौटे तो आंगन में से मिसिस की साड़ी गायब थी और वहाँ एक लोटा पड़ा था, वो लोटा भी गायब था। अब जो मोहल्ला छोटे अफसरों और बड़े बाबू की बस्ती का, ये मोहल्ला जो था उसमें छोटे अफसर और बड़े बाबू रहते थे, मतलब सारे अफसर लोग ही रहते थे। मोहल्ला भी क्या था, आमने सामने खड़े 32 क्वार्टरों का एक ब्लॉक था। 32 क्वार्टर थे वहाँ पर, एक पूरा ब्लॉक था। सुबह के 9 बजे होंगे, शायद 9:30 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। बदली थी,
आकाश का मुंह उतरा हुआ था, आकाश में बादल छाए हुए थे, मतलब धूप निकली नहीं थी। सड़क के किनारे किनारे लगे यूकलिप्टस के पेड़ चुप थे, यूकलिप्टस के पेड़ सड़क के किनारे पे लगे हुए थे, वो भी एकदम शांत थे। पत्तियां तक जमी हुई थी। ऊपर से मौसम छलने वाला था, लेकिन लोग जानते थे कि ज़्यादा समय नहीं है। मौसम भी ऐसा था छलने वाला, मतलब मौसम देख के लग नहीं रहा था कि 9 साढ़े 9 बज गए हैं, ऐसा लग रहा था 6-7 बज रहे हैं। तो लेकिन सबको पता था कि दफ्तर के लिए निकलना है। दफ्तर की भगदड़ शुरू होने का वक्त करीब करीब ही था। वहाँ खड़े हर आदमी के पास कोई ना कोई अपनी शिकायत थी। जितने आदमी वहाँ खड़े थे सब अपनी अपनी शिकायत बोलना चाहते थे, जिन्हें जल्द से जल्द जुड़ाकर वह हल्का होना चाहता था। सभी का ख्याल था कि इधर आए दिन जो चोरियां होने लगी थी उन सब की जड़ वही चौंक रहा था। मतलब ये चोरियां होती है, सब की जड़ वो लड़का ही है, वही लड़का चोरियां करता है। सबकी एक ही राय थी। अब उसमें कहते भाई कुछ करना चाहिए। बर्मन ने कहा कुछ करना चाहिए, वरना इसका हौसला तो बढ़ता ही चला जाएगा। पुलिस में दे दो, एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, इसको पुलिस में दे दो, 5-10 हंटर पड़ेंगे तो अकड़ ठिकाने आ जाएगी। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पुलिस इसे 2-3 बार ले जा चुकी है, किसी ने बताया। फिर भीड़ में से एक आदमी ने कहा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस को 2-3 बार ले जा चुकी है, लेकिन पट्टा वहाँ से निकल आता है। असल में पुलिस भी क्या करे, छोकरा नाबालिग है, डांट डबट कर पुलिस भी छोड़ देती है, उसको सज़ा तो दे नहीं सकते वो। उसका सही इलाज तो वही है जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं वही इसका सही इलाज है, सही से पीटो। इलाज मैं बताता हूँ, मुकदम मछलियात वाले भट्ट ने, अब भट्ट ने कहा इसका इलाज मैं बताता हूँ, तो सब उसकी ओर देखने लगे। भट्ट खुद कालोच मछली की तरह फूला हुआ और भद्दा था, मतलब एक मोटी मछली की तरह फूला हुआ भद्दा आदमी था वो भट्ट। उसकी आंखों में हराम का गोश्त चढ़ा हुआ था, मतलब फालतू की चर्बी चढ़ी हुई थी, हराम का ही खाना खाता था वो, और वो बतख की तरह चलता था। कहने लगा उस शाख को ही काट फेंको जिस पर उल्लू बसेरा करता है। कह रहा जिस टहनी पर उल्लू बैठता है ना, उस टहनी को ही काट दो। सवाल यह है कि वह झुग्गी क्यों नहीं हटाई जा सकती। वो कह रहा है वो लड़का झुग्गी का है तो झुग्गी ही वहाँ से हटा दो, लेकिन तो झुग्गी क्यों नहीं हटाई जा सकती जिससे छोकरा पल रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कॉर्पोरेशन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कह चुका हूँ, मैंने तो कंप्लेंट कर रखी है। अगर हम सब मिलकर लिखें तो क्या मजाल की झुग्गी घंटे भर में ना हट जाए। अगर हम सारे के सारे मिलकर कंप्लेंट करेंगे तो ये झुग्गी हट जाएगी। इस पर थोड़ी चकपक हुई, सलाह मशवरी, तू मैं, फिर बिना किसी नतीजे पर पहुंचे लोग अपने अपने घरों को खिसक गए। सभी को दफ्तर की जल्दी थी, कोई डिसीजन निकला नहीं, सारे अपने अपने घर चले गए। आओ, मैंने त्रिपाठी कंधे पर हाथ रखकर कहा, दरअसल यह बात मुझे बुरी तरह से कोंच रही थी कि त्रिपाठी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी और मुझे लग रहा था कि मेरी दखलंदाजी शायद उसको पसंद नहीं आई। अब मैंने त्रिपाठी कंधे पर हाथ रखा और कहा चलो आओ, और मुझे दिक्कत हो रही थी कि वो मुझसे बात नहीं, त्रिपाठी मुझसे बात नहीं करता, शायद मेरे लड़के को भगा दिया था इसीलिए वो मुझसे नाराज़ था। जब मैंने उसको बोला चलो तो उसने कहा कहाँ। अपने घर चलते हैं, मैंने बेहद नरमी से कहा, कम से कम पुलिस को तो फ़ोन कर दें। फिर मैंने कहा चलो पुलिस को तो घर चलते हैं और कम से कम पुलिस को तो फ़ोन कर दें। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया। अब त्रिपाठी ने कहा अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया। बड़ी देर बाद त्रिपाठी ने कहा, अपने कमरे में आकर बैठे हुए देर हो चुकी थी, चाय आ जा चुकी थी और हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। टेलीफोन पास ही रखा हुआ था, लेकिन पुलिस को फ़ोन करने का ध्यान ना तो उसे आया और ना ही मुझे। तुम्हें इतने गुस्से में पहले नहीं देखा था, मैंने मैंने तुम्हें त्रिपाठी से बोला, त्रिपाठी मैंने तुम्हें इतने गुस्से में पहले कभी देखा नहीं है। अब त्रिपाठी कहता हाँ मेरा खून खोल रहा था, मैं शायद उसे और मारता अगर तुमने बीच में आकर उसे ना बचा लिया होता। मैं जानता हूँ, मैंने कहा, दरअसल वह जिस तरह पिट रहा था तो मुझे लगा कि कहीं साला मर आ गया तो एक मुसीबत। तुम मोहल्ले में नए नए आए हो, इन लोगों को नहीं जानते। तुम क्या समझते हो कि जितने लोग वहाँ तमाशबीन बने तुम्हें उकसा रहे थे वो तुम्हारे साथ होते अगर खुदा ना खास्ता। कहता तुम मार रहे थे लड़के को, लड़का मर जाता तो तुम्हें परेशानी हो जाती। तुम्हें क्या लगता है वो भीड़ में जो लोग खड़े थे तुम्हें उकसा रहे थे तुम्हारा साथ देते थे? कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। अब त्रिपाठी कहता मुझे मालूम है, त्रिपाठी ने अधैर्य के साथ कहा, लेकिन बात वह नहीं है यार, सोचो तो अगर इसका यही हाल रहा तो आगे चलकर ये कितना बड़ा पेशेवर होगा। कहता है नहाने गया था। भाई नहाना है तो अपने घर पर नहा, सूने घर में छलांग लगाने की क्या ज़रूरत है। पुलिस को फ़ोन करें? मैंने कहा पुलिस को फ़ोन कहते हैं। उसने कहा हालांकि यह सच है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 थप्पड़ मारकर छोड़ देगी। यह अच्छा तमाशा है, कानून की गिरफ्त में वह आता नहीं क्योंकि नाबालिग है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा है, गरीब है। ये झुग्गी कहाँ है? अब मैंने पूछा झुग्गी है कहाँ? पीछे ही है, गली में एक तरह के हमारे घर से लगी हुई है। विधानसभा वाले सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करती है इस छोकरे की माँ। इस लड़के की जो माँ है वो विधानसभा वाले सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करती है। बेवा है, मतलब विधवा है, इसका बाप नहीं है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे और हैं, इसके अलावा 2 छोटे बच्चे और। दरअसल उसका मियाँ विधानसभा में चपरासी था, उसका जो हस्बैंड था विधानसभा में चपरासी था, एक दिन अचानक मर गया। मासूम बच्चों के साथ यह औरत कहाँ जाती? तो सिद्दीकी साहब ने अपने घर पर काम पर रख लिया और शायद उन्हीं की मदद से इनसे पास में झुग्गी बना ली है। मतलब उन्हीं की मदद से इन्होंने झुग्गी बना रखी है, सिद्दीकी साहब की हेल्प से।
तो उसे बुलाकर कहें। त्रिपाठी बोला, डांटते हैं कि अपने लौंडे को संभाल। त्रिपाठी बोला, चलो उसी को बुलाते हैं, उसकी माँ को डांटते हैं कि वो संभालेगी, वो तो खुद परेशान है, मसल है ना रान का बेटा सांड। मतलब उसने कहा कि वो विधवा है और बेटा उसकी सुनता नहीं है, वो तो खुद ही परेशान है इससे। त्रिपाठी ने बेचारगी में एक नई सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। अब बेचारे त्रिपाठी ने एक और सिगरेट निकाल ली। मैं खिड़की के बाहर सीखचों से कटे पिटे आसमान को देखा। कटे पिटे मतलब बादल कटे पिटे दिखाई दे रहे थे महज देखने के लिए। बदली अभी भी थी लेकिन कुछ हवा चलने लगी थी, पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के कांप रहे थे। इस बीच त्रिपाठी की छोटी बच्ची घर से संदेश लेकर आई। मम्मी पूछ रही है कि आज दफ्तर नहीं जाना है। त्रिपाठी की बच्ची है कि मम्मी पूछ रही है कि दफ्तर नहीं जाना है। आते हैं बेटे, तुम चलो। त्रिपाठी ने हंसकर कहा, अभी तो वक्त है। बच्ची चली गई लेकिन कोई 2 मिनट बाद फिर लौट आई, यह खबर लेकर कि कोई औरत उनसे मिलने आई है। अब बच्ची फिर से आई, उसने बोला कोई औरत उनसे मिलने आई है। त्रिपाठी ने फिर यह कहकर लौटाया कि उसे यहीं भेज दे, साबिर की अम्मा है। बच्चों में से किसी ने बताया, बच्चों में से बताया कि वो साबिर की अम्मा। साबिर कौन? वही छोकरा, शायद उसकी माँ आई है जिसको सुबह पीटा था, वो इसी लड़के की माँ है। सुनकर त्रिपाठी कुछ सोचने लगा, सिगरेट की राख झाड़ने के बहाने। दरवाजे का पर्दा सरकाकर साबिर की माँ खड़ी हो गई वहीं दहलीज पर। जब उसने दरवाजे का पर्दा हटाया तो उसकी माँ जो थी वहीं दहलीज पे खड़ी हुई, मैले कुर्ते और इंतजार में वह अधेड़ औरत घिसी हुई लगी। मतलब औरत की हालत बहुत ख़राब थी, एल्यूमिनियम के पुराने बर्तन की तरह। उसका सांवला रंग जला हुआ और ठंडा था, चूल्हे की बुझी हुई और राख ढंग की लकड़ी की तरह, और आंखें वे बारिश के छोटे छोटे गंदले डबरों की तरह थी। मतलब उसका बता रहा कि किस तरह से वो दिख रही थी बाढ़ उतर जाने के बाद जो आती हैं। मेरा ख्याल था कि वह त्रिपाठी को कोसने काटने आई है। मुझे लगा था कि त्रिपाठी को भला बुरा सुनाएगी कि उसने उसके बेटे को मारा है, शोर मचाएगी, लेकिन वह ऐसे खड़ी थी जैसे कटघरे में हो, जैसे अदालत में खड़ी हो। क्यों? त्रिपाठी ने गला साफ कर स्वयं स्वर में कहा, देख ली अपने लौंडे की करतूत। अपनी गर्दन झुकाकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। मालूम है तुम्हारे छोकरे ने क्या किया? अब मैंने पूछा। वह कहता है मैं नहाने गया था। अब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता तुम्हारे लड़के ने क्या किया? वो कहता वहाँ नहाने गया था। कौन नहाने गया था? त्रिपाठी चिल्लाया, तुम्हारा साबिर। कौन नहाने गया था? तुम्हारा साबिर नहाने गया था। हमें झूठा बनाती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सूने घर में। वह अंगूठी को ताकता बैठा था और अपने हाथों से मैंने छोड़ दिया, वरना हड्डी पसली एक कर देता। बुलाऊं पुलिस को? दे दूं तुम्हारे इस लाडले को? दे दो साहब, उसने नरमी से जवाब दिया। उसने कहा दे दो, हम तो खुद तंग आ चुके हैं। मैं उसे कितना समझाती और मारती पीटती हूँ, क्या बताऊँ। कई बार तो मैंने उसका गला मसक दिया है, मतलब गला भी घोटा है। वह मरता भी नहीं है। मुझे तो इस माटी मिले पेट को दोचक से ही फुर्सत नहीं मिलती हो गई। अभी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। मतलब इस लड़के के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद। एक तो मैं काम करती हूँ, ऊपर से ये परेशान करता है। कहते कहते उसका गला रूंध गया और वह रोने लगी। वह क्या करता है? एक आँख खींच के सन्नाटे को मोड़ते हुए मैंने पूछा, वो करता क्या है? एक दुकान पर लगा रखा है, साड़ियों पर कढ़ाई का काम करता है, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। यह भी अच्छा है कि उसे वक्त नहीं मिलता, वरना खुदा जाने वह कितनी आग मूतता। उसे टाइम नहीं मिलता, वरना वो कितनी परेशान करता पता नहीं। कितना मिलता है? 2 रुपये रोज। यार सुनो, मैंने कहा एक उत्साह स्वर में त्रिपाठी से कहा। अब मुझे याद आया कि वह लौंडा तो बहुत हुनरमंद है, उस लौंडे में हुनर बहुत है। एक दफ़ा हमारे यहाँ साड़ियाँ लेकर आया था, मैंने तो उसकी कढ़ाई देखकर हैरान रह गया। ऐसी सफाई, खूबसूरती और नफासत की यकीन नहीं होता। वो लड़का बहुत अच्छा काम करता है, हुनर है उसके हाथों में। हाँ साहब, उस औरत ने सांस भर कर कहा, अल्लाह ने उसके हाथों में हुनर तो दिया है लेकिन कोई वसीला नहीं दिया। हुनर तो है लेकिन उसको पहचानने वाला कोई नहीं है। वसीला मसीला सब निकल जाता। त्रिपाठी बोला, पहले वह अपनी आदत को सुधारे, मैं उसे अच्छी तरह काम दिला दूंगा तो 2 के बदले 10 मिलने लगेंगे। कौन सी बड़ी बात है? त्रिपाठी ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले उसको सुधारो, अपनी आदत सुधार लें। 2 रुपये की जगह 10 रुपये भी मिलने लग जाएंगे। स्विमिंग पूल से लौटकर हम दोनों बाहर लान पर बैठे हुए थे। उस घटना के 7-8 दिन बाद गर्मियों की शाम थी, रोज की तरह बदली नहीं थी। ऊपर धुआं खाए बादलों की जगह चमकीला आसमान था। नर्म हवाओं के बीच यूकलिप्टस की पत्तियां, मेहंदी की बाड़ और लान की घास पर पारदर्शी आकाश उतरा हुआ था। मतलब आकाश एकदम साफ था। आसमान शाम अच्छी थी। शाम अच्छी है, त्रिपाठी ने कहा, आज शाम का मौसम बड़ा अच्छा है बहुत। कुछ देर बाद और ठंडी हवाएं चलने लगी। हाँ, लाल घाटी से। मैंने कहा, ये हवाएं वहीं से आती हैं। हम दोनों कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म कर रहे थे। स्विमिंग के बाद आई थकावट भरी ताजगी थी जो हमें रोज़ ऊपर हवाओं में फेंक देती है, सेमल के गाले की तरह तैरने के लिए। वो तैरने लगते हैं पत्ते की तरह, बिल्कुल हल्के फुल्के होकर। क्या प्रोग्राम है? कुछ देर बाद मैंने पूछा आज का क्या प्रोग्राम है? आज सैटरडे इवनिंग है ना। आज सैटरडे इवनिंग है। त्रिपाठी ने कहा, भट्ट के यहाँ चलते हैं। भट्ट के यहाँ चलना है? चलो भट्ट के यहाँ चलते हैं। शनिवार की शाम हम लोग वीकेंड मनाते हैं। त्रिपाठी के आने के बाद 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था।
मछलियात वाला भट्ट इस ग्रुप में यकीनन नहीं था। भट्ट इस ग्रुप में नहीं था, लेकिन पिछले दिनों अपनी कंपनी से उसे आज के लिए फांस लिया था। वैसे वह कंजूस और दिखाऊ था। मोहल्ले वाले उसे मिनी आईएएस अफसर कहते थे, क्योंकि वह रोज़ शाम को गाउन पहनता था और अपने कुत्ते को लेकर देर तक सड़कों पर टहलता था। उसके बारे में यह बात खास तौर पर मशहूर थी कि वह अपने फ्रिज में शराब की कई बोतलें रखता है, लेकिन शराब की मिकदार ना तो बढ़ती है ना घटती है। मतलब वो क्वांटिटी ना कभी बढ़ती है ना कभी कम होती है, हमेशा तलहटी में चिपकी हुई। गुरु, मैंने त्रिपाठी से कहा, सच पूछो तो मेरा भट्ट के यहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। साले की आंख में सुअर का वाल है। सरकार को कॉल कर अपना घर भरे जा रहा है और उस पर ऐंठता भी है। सवाल यह है कि आप हर वक्त मछली की बात क्यों करते रहते हैं। त्रिपाठी हंसने लगा, सियानी सी हंसी। याद है शाबिर वाली उस घटना के दिन वह कितना कूद रहा था, लग रहा था जैसे वह तुमसे भी ज़्यादा गुस्से में हो। हाँ याद आया, त्रिपाठी बोला। सुनो, क्या मैंने तुम्हें बताया कि वह छोकरा उसके बाद मुझे घेरने लगा था? क्या मैंने तुम्हें बताया कि वो मुझे देखने लगा था? क्यों? अरे उस दिन मेरे मुंह से कुछ निकल गया था ना, साले ने जबान पकड़ ली। कहता है कोई अच्छा काम दिला दो। अब यहाँ हम कहाँ चक्करों में पड़े, पता चला जमानतदार की तरह एक दिन त्रिपाठी जी थाने पर खड़े हैं। अब उसे जमानत कौन लेगा? काम बार बार कहता है कि काम दिला दो। बताया मैंने भी नहीं था, त्रिपाठी को भी नहीं, सिर्फ घर वालों को मालूम था कि शाबिर की अम्मा मेरे घर 2-3 चक्कर लगा चुकी है। पहले वह उस घटना को एक आध हफ्ते बाद आई, कहने लगी मोहल्ले वाले उसकी झुग्गी हटवाना चाहते हैं। मिलजुल कर दरख्वास्त दी गई है और कोशिशें हो रही हैं। खुदा के लिए मैं उसकी मदद करूं। मैं क्या करता? क्या मैं कानून के हाथ पकड़ लेता? वैसे भी उस दिन वाली घटना में पढ़कर मैंने मोहल्ले में काफ़ी बदनामी उठाई थी। मतलब उस लड़के को बचाकर मुझे वैसे ही बहुत बदनामी हो गई थी। भट्ट और उस जैसे 2-1 लोगों ने दबी जबान से कहा था कि मियाँ भाई ने छोकरे को तरकीब से भगवा दिया, कि मैंने उसे भगवा दिया। साफ साफ सह दी जा रही है, क्योंकि एक ही बिरादरी के हैं। कहा गया अमा कुछ भी कहो, खून पानी से गाढ़ा होता है। मतलब वो खुद भी मुसलमान था, तो उन्होंने कहा एक ही बिरादरी के, इसीलिए इसने लड़के को बचा करके भगा दिया। वह औरत भी मेरी जान को लगी है, औरत भी मेरे पीछे पड़ गई। मैंने उबे हुए स्वर से त्रिपाठी से कहा, आज सुबह भी आई थी, कह रही थी कॉरपोरेशन वाले पुलिस लेकर आए थे, धमकी दे गए हैं कि शाम तक नहीं हटी तो सामान फेंक कर चुग्गी गिरा दी जाएगी। त्रिपाठी मेरा मुंह देखने लगा। क्या मोहल्ले में कोई दरख्वास्त गई थी? हाँ, काफ़ी पहले। भट्ट ने सबके दस्तखत कराए थे। क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया? नहीं, कहते हुए मुझे चोट लगी। सिर्फ चोट नहीं, वह धक्का था। आखिरकार क्या समझकर भट्ट ने मुझे छोड़ दिया? अगर वह मेरे पास भी आता तो क्या मैं दस्तखत करने से मना कर देता? मतलब वो जिस लड़के को छुड़ाया था उसके पास साइन करवाने नहीं आया। साहब मैं किसके पास जाऊं? सुबह उस औरत ने रोते हुए मुझसे कहा, सिद्दीकी साहब दौरे पर हैं। सिद्दीकी साहब तो दौरे पर गए हैं, आपके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो जिसे देखो हाथ में तीर कमान लिए बैठा है। लोग का तो जैसे कलेजा सफ़ेद हो गया है। हम अपनी बिरादरी के होकर आप भी मेरे लिए कुछ ना करें तो? आप हमारी बिरादरी के, अगर आप भी कुछ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? देखो भैया, मैंने झल्लाकर गुस्से में कहा था, बिरादरी की बकवास तो तुम यहाँ रहने दो। क्या मैं चोरों की बिरादरी का हूँ? तुम्हारा लड़का चोरी करता, क्या मैं चोरों की बिरादरी का हूँ? ड्राइंग रूम में हम आम चुनाव की बात कर रहे थे, शराब के सहारे शराब लेके बैठे थे और आम चुनाव के बाहर लान से हम कभी के उठाए थे। वहाँ हवा थी, सिर पर खुला आसमान था, हरी मेहंदी वाली बाढ़ की ठंडक थी, लेकिन ज़्यादा देर बैठना वहाँ मुश्किल हो गया। भट्ट का जिक्र निकलते ही मैंने कुत्ते की तरह टूट पड़ा। इससे पहले मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ। भट्ट से मैं इतनी नफरत करता हूँ, एकदम से मेरे को गुस्सा आ गया भट्ट की बात सुनते ही। यार मैं भट्ट का पक्षधर नहीं हूँ, त्रिपाठी ने मेरा रुख देखकर कहा था। त्रिपाठी ने मुझे देखकर कहा, मैं भट्ट के साइड नहीं हूँ, तुम्हारे गुस्से को भी समझता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि भट्ट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? या वह व्यवस्था क्यों नहीं जिसके चलते ये छुट्टे सांड बने हुए हैं? या शाबिर जैसे लोग पैदा होते हैं? क्या भट्ट अकेला है? क्या उसके साथ पूरी की पूरी बिरादरी नहीं है? क्या हम तुम भी उस बिरादरी में शामिल नहीं हैं? असल में दोस्त, हमारा तुम्हारा दर्द ये नहीं कि भट्ट सरकार को कॉल रहा है, तकलीफ़ यह है कि हाय उसकी जगह हम क्यों नहीं हुए। मतलब वो फ्रॉड कर रहा है, काला बाजारी सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमें दिक्कत ये नहीं कि वो सरकार का नुकसान कर रहा है, हमें दिक्कत ये आ रही है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अपना निशान तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। ठीक है, सहसा पास वाली नुक्कड़ से लाउड स्पीकर की सामूहिक आवाज़ आई, जीतेगा भाई जीतेगा, तीर वाला जीतेगा। जो प्रचार चल रहा है उसका। टैक्सी थी चुनाव अभियान वाली। एक तो मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था, दूसरे सारा शोर इधर ही बढ़ता आ रहा था। चलो अंदर ही बैठते हैं, एकाएक उठकर मैंने कहा था, और हम लोग भीतर आ गए थे। वह अच्छा ही हुआ, एकाएक उसे उस अप्रिय बहस से छुटकारा मिल गया और चुनाव की बात चल पड़ी थी। मैंने फ्रिज खोलकर बोतल निकाली थी,
बहुत सारे आइस क्यूब लिए थे और एक मिनट बाद त्रिपाठी की ओर गिलास बढ़ाकर कह रहा था, विस्की ऑन रॉक्स, चीयर्स। कॉलेज के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर था और त्रिपाठी ने बताया था कि वह सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। जो त्रिपाठी था वो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर था और वहाँ पर उसका वो मेंबर भी था। सरकारी नौकरी में आने से पहले त्रिपाठी सोशलिस्ट पार्टी में के एक अखबार का संपादक था, एडिटर था वहाँ पर, और जनसभाओं में आग उगला करता था। कहा जाता है कि उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक दिन उसे पालतू बना लिया और उसे गले में सरकारी तौक पड़ गया, उसे सरकारी नौकरी दे दी। अब हम दोनों सरकारी नौकर थे, दोनों के मुंह पर ताले पड़े थे, लेकिन दिल किसका ताला हो सकता है। हम मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन दिल में तो बहुत बातें उठती थी। बहस मुहावसे में अब भी हम अक्सर नाराज होते थे। इस बात की गहरी चिंता थी कि देश की प्रगतिशील ताकतें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। डबल रोटी ब्रेड वाला, सहसा दूर से एक फेरी वाले की आवाज़ आई। खामोशी को चीरती हुई एक आध मिनट बाद उसकी साइकिल हमारी सड़क से गुजर रही थी। डबल रोटी वाला था, यानी 9 बज गए। मैंने उठकर खिड़की के पल्ले ठीक किए, उसके कोनों पर खटके लगाए और बार बार बंद हो रही थी न्यू मार्केट में चल रही थी आम सभा की आवाज़ अब साफ आने लगी थी। बाहर हवा तेज़ थी, बहुत तेज़ और ठंडी, यानी लाल घाटियों वाली। मेहंदी की बाढ़ आपस में झकोले खा रही थी जैसे उसके सींग हों। काले आसमान की पीठ पर टिका यूकलिप्टस का पेड़ एकदम सफ़ेद लग रहा था, मतलब यूकलिप्टस का पेड़ जो काली रात के अंदर एकदम सफ़ेद नज़र आ रहा था। चवर डुलता और धीरे धीरे शोर करता हुआ, मतलब हिल रहा था ऐसे, जैसे चवर जो होते हैं जो राजा के यहाँ ऐसे हिलाए जाते हैं। तो मैंने लौट कर रिकॉर्ड प्लेयर खोल दिया, गज़लें सुनने या खामोशी को भरने के लिए, पता नहीं। एक और, मैंने त्रिपाठी का गिलास उठाते हुए पूछा, मतलब त्रिपाठी का गिलास उठाते हुए मैंने कहा, एक और। हम लोग 2-2 पैक पी चुके थे, मैं तीसरा बनाना चाहता था। त्रिपाठी ने सहमति से सिर हिलाया। अभी मैं गिलास लेकर उठाया ही था कि बाहर के गेट खुलने की आवाज़ आई। बरामदे में लेटी हुई रानी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगी, मतलब बिच थी वहाँ पर एक, वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगी। कौन है? त्रिपाठी ने आँख के इशारे से पूछा। त्रिपाठी ने पूछा कौन है। मैंने थोड़ी देर बाद बाहर की आहट लेने की कोशिश की, फिर अपना काम करने लगा। गरीबों का साथी कौन? दिलावर खान। एक और नेता आया इतनी देर में। दूसरे नुक्कड़ पर चुनावी वाली टैक्सी फिर कहीं से आ गई थी। 1 मिनट रुककर लाउड स्पीकर की आवाज़ दूर होने लगी, दुखियारों का कौन? दिलावर खान जीतेगा भाई, जीतेगा। साबिर की माँ पास आई। कुछ देर बाद भीतर बुलाकर बीवी मुझसे कह रही थी, वह मोहल्ले के पास खड़ी थी और शायद नमाज पढ़ने जा रही थी। कहाँ? बाहर खड़ी है इस वक्त। अल्लाह तौबा, किस कदर रोए जा रही है। बीवी ने कहा, कुछ बताती तो नहीं, बस कहती है मियाँ से मिलवा दो। लगा नशे के बावजूद मेरा चेहरा फक पड़ गया था, अब उसका सारा नशा उतर गया। उस एक क्षण में झुग्गी साबिर की माँ, साबिर, उसके चेहरे आंखों के सामने घूम गए। गुस्सा अपने ऊपर आया। मैंने ही घपले करता रहता हूँ, क्यों नहीं साफ साफ कह दिया? मैंने सुबह कह दिया, देखेंगे। क्या देखेंगे? मैं जानता हूँ वह क्यों आई है। मैंने झल्लाकर कहा, अच्छी मुसीबत गले पड़ी है, तुम ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। एक तो सरकारी और कानूनी मामला, दूसरे मैं उससे क्या कह दूँ? भाई कुछ भी कह दो, टालो उसे यहाँ से। लौट कर मैंने तीसरा पैक बनाया और दोनों गिलासों में बहुत से आइस क्यूब भर दिए। इतने में उसमें पानी तक की जगह नहीं थी। क्या बात है? त्रिपाठी ने मुझसे पूछा। मैं यार कहकर मैं रुक गया। आगे ना तो बोलना था और ना मुझसे बोला गया। गिलास में घूंट लेते हुए मेरे कान बाहर लगे हुए थे। वहाँ मेरी ही बीवी कह रही थी, साबिर की अम्मा तुम सुबह मिल लेना, अभी तो वह सो रहे हैं।